तो चलिए आज हम एथिक्स की शुरुआत करते हैं और आज अपने पहले लेक्चर में हम एथिक्स के बेसिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र को साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो नीति शास्त्र एक तरह से सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसको निर्देशित करते हैं कि आप ऐसे तरीके से कार्य कीजिए जो समाज में स्वीकार्य एक्सेप्टेबल हो। अब समाज में कौन कौन से कार्य स्वीकार्य हैं, ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब है कि बहुत सारे उसके आयाम हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जनरली अगर आप बात कीजिए तो वैसे कार्य जो न्याय प्रदान करते हो, ठीक है, और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य हो, ठीक है, वही समाज में स्वीकार्य होते हैं। अब हम एसेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब यानी कि एथिक्स का सार क्या है वो समझते हैं। तो एथिक्स का सार जो है तीन चीज़ें हैं, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे। थॉट यानी कि सोच, कंडक्ट मतलब कार्य करना मतलब करने का तरीका, और बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो थॉट, कंडक्ट और बिहेवियर ये एथिक्स यानी कि नैतिक शास्त्र के आधार स्तंभ हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मानवीय कार्य क्या होता है, ह्यूमन एक्शन क्या होता है। ह्यूमन एक्शन का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम ह्यूमन एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन एक्शन के तहत जो उसका सार है यही है एसेंस ऑफ एथिक्स, यानी कि एथिक्स का भी सार वही है। ह्यूमन एक्शन जिस चीज़ पर, जिन तीन स्तंभों पर आधारित होता है, नीति शास्त्र भी उसी तीन स्तंभों पर आधारित होता है। वो है थॉट, कंडक्ट और बिहेवियर। ठीक है, थॉट, कंडक्ट और बिहेवियर। अब देखिए, कोई भी पर्सन कोई कार्य करता है तो उसके दिमाग में दो बातें होती हैं, या उसके कार्य के दो परिणाम हो सकते हैं, या तो उसका परिणाम सही होगा या तो उसका परिणाम गलत होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है, ठीक है, वाइल्ड फोटोग्राफर है, जंगल में पशु पक्षियों की पिक्चर क्लिक करता है। तो उसने देखा कि एक चीता जो है एक हिरन का शिकार करने का प्रयास कर रहा है, मतलब उसके पीछे भाग रहा है उसका शिकार करने के लिए, और उस समय वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, दो विकल्प होंगे, या तो वो हिरन को बचा ले या उस सीन का, यानी कि जो चल रहा है, चीता जो है हिरन को चेज़ कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर ले। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन पे जाइएगा यानी कि हिरन को बचाना, तो ये सही है क्योंकि जीवन बहुत कीमती है और किसी का जीवन बचाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। यदि, ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया, ऑन दी सर्फेस तत्काल उसके दिमाग में आएगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत नहीं है, वो क्या है, उसकी मतलब पिक्चर लेना बिना उसको बचाए, क्योंकि वाइल्ड फोटोग्राफर का काम है पिक्चर क्लिक करना, ना कि किसी की जान बचाना। और उसके प्रोफेशन यानी कि जो कार्य करता है वो उसके नैतिक सिद्धांत है, मतलब प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि किसी की ज़िंदगी बचाना यानी कि उस हिरन की ज़िंदगी बचाना फोटोग्राफी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इस पर और गौर से विचार कीजिएगा तो मान लीजिए कि यदि पहला ऑप्शन सही यानी कि हिरन को अगर आप बचाते हैं तो इससे क्या होगा। पहला तो आप जो प्रकृति का नियम है उसको तोड़िएगा। वो कैसे, क्योंकि प्रकृति में जो पर्यावरण होता है उसमें खाद्य श्रृंखला, फूड चेन है, इन्वायरमेंट में पढ़ना है। तो यदि आप चीता को उसके शिकार से वंचित करते हैं तो खाद्य श्रृंखला बाधित होगी। ठीक है, दूसरा, एक भूखे से आप उसका खाना छीन रहे हैं। तीसरा, इससे जो चीता होगा अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है विलुप्ति की कगार पर जा सकता है, या उसकी पतन में या उसके विलुप्ति में आप भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि यहाँ दो सिचुएशन है। अगर सतही अगर तत्काल डिसीजन लिया जाए तो आप हिरन को बचाइएगा। अगर थोड़ा और सोच कर निर्णय लिया जाए तो हिरन को नहीं बचाइएगा। इस तरह दोनों ऑप्शन सही हैं। तो अब देखिए, दूसरा केस देख लीजिए। दूसरे केस में यह है कि एक क्रिमिनल है जो किसी व्यक्ति को मारना चाहता है, उसकी हत्या करना चाहता है, और एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो है उस सीन को देख रहा है कि वो उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो व्यक्ति को बचा लेगा जिसकी हत्या करने वाला है क्रिमिनल, या तो उस सीन की फ़ोटोग्राफी करेगा या वीडियो बनाएगा। तो इस कंडीशन में विकल्प बिल्कुल साफ है, वो पहला ऑप्शन चुनेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को समाज में किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। फिर समाज में किसी की हत्या करना स्वीकार्य नहीं है।
और दूसरी चीज़ ये है कि जो कातिल है या क्रिमिनल है उसकी ज़िंदगी यानी कि उसके जीवन यापन के लिए हत्या करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो क्रिमिनल व्यक्ति है और व्यक्ति जो है वो चीते की भांति नहीं है कि वो उसका शिकार कर उसे खा जाएगा। तो इस तरह जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी कार्य तभी एथिकल होगा या नैतिक होगा जब वो प्रकृति के द्वारा मान्य हो, समाज के द्वारा उसे सही माना गया हो, ठीक है, और वह किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता हो, या और हानि की बात अगर कर रहे हैं तो वो तत्काल भी हानि नहीं पहुंचाता हो और आने वाले भविष्य में भी उससे हानि पहुंचने की संभावना न हो, ठीक है। तो इस एथिक्स का ये ओवरऑल एक एसेंस हो गया। अब हम अगले स्लाइड्स में देखते हैं। देखिए, मैंने पिछले स्लाइड्स में एथिक्स के बारे में बताया बेसिक्स एग्जाम्पल के साथ। अब जो मैंने बताया उसको अब मैं यहाँ पर समराइज़ कर रहा हूँ इस स्लाइड में। जैसे देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एथिक्स जो है मानव जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्नों के समाधान खोजने का प्रयास करता है। जैसे क्या सही है, क्या गलत है, उसको निर्णय करने का सिद्धांत क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छे गुणों या अच्छे कैरेक्टर के निर्माण करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है किसी को किसी पार्टिकुलर विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है, और आगे जाएं, अगर एथिक्स जो है और भी गहरे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि वो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था वो अगर हिरन को नहीं बचाता है और अपनी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करता है कि फ़ोटो क्लिक करने का काम करता है, तो वो क्यों करता है। तो वही बात है कि डीप क्वेश्चन का आंसर, जैसे समाज कैसा होना चाहिए, मतलब एक न्याय से परिपूर्ण समाज कैसा होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, और ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए, और ज़िंदगी जीने का मकसद क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पीछे मैंने जो बताया पिछले स्लाइड में एथिक्स के सार के रूप में, उसी को यहाँ पर समराइज़ कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड को रीड करता हूँ। पिछले स्लाइड्स में जो मैंने एथिक्स के सार को जो समराइज़ किया उसी को यहाँ पर फ्लो चार्ट में बताया गया। तो देखिए, कोई भी एक्शन कब एथिकल होगा, जब वो नेचर के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मतलब नेचर के, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता हो, दूसरों को न अभी तत्काल हानि पहुंचाता हो और न भविष्य में हानि पहुंचाता हो, और वो समाज में स्वीकार्य हो, तब वो एथिकल होगा। और वही अगर वो नेचर के द्वारा मान्य नहीं होगा, मतलब प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेगा, तो वो अनएथिकल होगा। अनैतिक होगा, दूसरों को तत्काल और आने वाले समय में भविष्य में भी हानि पहुंचाए, तो वो अनएथिकल होगा। फिर समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा, वो अनएथिकल होगा। तो पीछे के जो 2 स्लाइड में मैंने एथिक्स के सारांश बताए, उसी को यहाँ पर फ्लो चार्ट में बताया गया है, ठीक है। अब मैं अगला स्लाइड डील करता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो शब्द है एथिक्स, वर्ड जो है एथिक्स, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है। एथिक्स तब सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, जब हम इसे किसी अध्ययन के क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा जब हम किसी पर्सन के नैतिक मानकों यानी कि नैतिक मूल्यों को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एथिक्स इज वन पेपर इन विच एस्पिरेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्कोर हाई मार्क्स। एथिक्स एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो अभ्यर्थी होते हैं उनको अच्छे नंबर लाने में काफ़ी परेशानी का सामना करता है। यहाँ पर क्या है, एथिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में दर्शाया, पेपर 4 होता है। उसी तरह स्ट्रॉन्ग एथिक्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिविल सर्वेंट, यानी कि जो सिविल सर्वेंट होता है, सिविल सेवक, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि उसके एथिक्स काफ़ी मजबूत हों। अब सिविल सर्वेंट के बहुत सारे एथिक्स होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो इस तरह अनेक एथिक्स होते हैं। आने वाले चैप्टर में जो फाउंडेशनल वैल्यू यानी कि फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, यानी कि लोक सेवाओं के मूलभूत एथिक्स पढ़ेंगे, यानी कि नीति शास्त्र पढ़ेंगे, तब उसमें बहुत सारे डील करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक सिविल सर्वेंट पे एक एथिक्स नहीं, बहुत सारे एथिक्स होते हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा। और जब इसको किसी फील्ड ऑफ स्टडी जैसे पेपर कह दिया, पेपर 4, तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं एथिक्स और मोरल्स में क्या अंतर है। देखिए, एथिक्स जो है समाज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, समाज के द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि समाज में जो कार्य स्वीकार्य हैं उसी को हम एथिकल कार्य कहते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से फ्रेमवर्क होता है जो एक्सेप्टेबल, समाज में एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। अब राह चलते किसी गाली देना, किसी को मारना पीटना, वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है।
अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, आराम से जा रहे हैं, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तो वो समाज में स्वीकार, तो एथिकल होगा। तो क्या ये समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मोरल्स क्या होते हैं। मोरल्स का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो है अपने पर्सनल सिद्धांत होते हैं। जैसे अकबर, फॉर एग्जांपल अकबर का या मुगलों का ये कह लीजिए कि वो बच्चे, बूढ़े और विकलांग, ठीक है, उस पर अत्याचार नहीं, उस पर जजिया नहीं लगता था, एक कर था। इस तरह बहुत सारे लोगों के सिद्धांत होते हैं, है ना, वो किसी इंडिविजुअल की तरफ पहचाने जाते हैं। मोरल्स जो हैं, जो उसके मूल्य हैं, मोरल्स जो हैं व्यक्तिगत चरित्र को यानी कि पर्सनल कैरेक्टर को दिखाते हैं, जबकि एथिक्स जो होता है वो समाज से लिया गया होता है। मतलब जो समाज में स्वीकार्य बिहेवियर है और कार्य करने का तरीका है, वो एथिक्स उसी पर डिपेंड करता है। यानी कि समाज ही बताता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन मोरल्स जो होता है वो खुद का होता है, पर्सनल चीज़ें होती हैं। जैसे हर व्यक्ति किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई व्यक्ति समय का बड़ा पाबंद होता है, वो उसका अपना मोरल है। कोई व्यक्ति समय का पाबंद नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह अब देखिए एथिकल रूल यानी कि नैतिक नियम और मोरल स्टैंडर्ड आते कहाँ से हैं। तो ये जो है सबसे पहले रिलीजन और गॉड, धर्म और ईश्वर। तो हमारी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, महाभारत है, तो वहाँ से जैसे रामायण में पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा की गई है। तो एक आदर्श राजा में क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, क्या धर्म है, क्या धर्म संगत कार्य है, क्या अधर्म है। तो ये सब कहाँ से, रामायण महाभारत से हमें सीखने को मिलता है, रिलीजन ऑफ गॉड। दूसरा है मोरल फिलॉसफी, जो आप दर्शन पढ़ते हैं, जैसे फेमस फिलोसफर्स की जब आप थ्योरी पढ़िएगा, जैसे रूसो का सिद्धांत है, वोल्टेयर का सिद्धांत है, जो कि एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डील करने का प्रयास करते हैं। फिर किसी के कल्चर यानी कि संस्कृति और समाज से, जैसे किसी का कल्चर है प्रणाम करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, हिंदू धर्म में किसी को प्रणाम करते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, ये क्या हमारी कल्चर का पार्ट है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये घर पे बचपन में सिखाया जाता है, और जो उनके आसपास का समाज यानी कि फैमिली में सिखाई जाती है, और जो आसपास के समाज होते हैं उससे ये सीखा जाता है। अब होता है लॉज यानी कि विधि और कानून, जो सरकार के द्वारा जो भी नियम या विनियमन बनाए जाते हैं, जिसको मानना आवश्यक होता है, उससे मोरल स्टैंडर्ड एथिकल रूल आते हैं। दूसरा इनर वॉइस इंट्यूशंस यानी कि अंतर आत्मा की आवाज़, जो अंतर आत्मा जो कहता है वो। और ऑब्जर्विंग द कैरेक्टर रोल मॉडल, जैसे आप कोई विवेकानंद को रोल मॉडल मानता है, कोई श्री कृष्णा को रोल मॉडल मानता है और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का प्रयास करता है, उनके कार्यों को अपने विचार व्यवहार में और कार्य करने के तरीके में उतारने का प्रयास करता है। फिर पास्ट एक्सपीरियंस, लाइफ में अगर उसके साथ पहले कोई घटना घटी हुई उससे सीखने का प्रयास करता है। जैसे किसी के परिवार में किसी का एक्सीडेंट ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण रोड पर हो गई है, तो वो कोशिश करेगा भविष्य में कि वो ट्रैफिक रूल ना तोड़े, ट्रैफिक के नियमों का पालन करे और अपनी जान को बचाने का प्रयास करे, ठीक है। अब देखिए एथिक्स के टाइप। तो सबसे पहला टाइप है मेटा एथिक्स। जिस सब्जेक्ट के आगे मेटा लग जाए वो समझिएगा कि पारलौकिक है, ईश्वर वगैरह से संबंधित है या दर्शन से संबंधित है। तो मेटा एथिक्स क्या है। मेटा एथिक्स जो है, कोई भी कार्य सही है या गलत, क्यों गलत है, उसके सही और गलत होने का क्या कारण है और वो कारण कहाँ से आया, वो उसकी खोज करता है। जैसे देखिए पहला है हाउ डू वी लर्न अबाउट मोरल फैक्ट, मतलब जो मोरल से संबंधित जो तत्व हैं उसको हम कैसे जानें, क्या मोरल फैक्ट हैं। जैसे कहते हैं ना क्या भगवान है तो क्यों है, कहाँ दर्शन किए जा सकते, जो उपनिषद वगैरह होते वो। तो हमारे जीएस के सिलेबस में जो एथिक्स है उसमें ये मेटा एथिक्स नहीं पढ़ना, सिर्फ आप ये जान लीजिए कि ये जो है एक तरह से दर्शन टाइप का होता है, जिसमें अगर कोई कार्य सही है या गलत है तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों गलत है और जो कारण है वो कारण कहाँ से आया, मतलब कहते हैं तिल का ताड़ कर देना, ठीक है। अब अगला टाइप है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स जो है ये इसके अनुसार ये कहा जाता है, ये एथिक्स हमें ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, या दूसरे शब्दों में कहें ये उन साधारण सिद्धांतों से संबंधित है जो हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए। ये निम्नलिखित टाइप के क्वेश्चंस जो स्लाइड्स में देख रहे हैं क्वेश्चन से डील करता है।
जैसे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें कौन सी कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, क्या हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, क्या सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का आदर करना चाहिए, ठीक है, क्या किसी की हत्या करना उचित है या अनुचित। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, वो ये डील करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अप्लाइड इथिक्स। अप्लाइड इथिक्स क्या करता है, जैसे देखिए पर्यावरण, दवा या क्या कहते हैं एनिमल राइट्स, यानी कि जानवरों से संबंधित अधिकारों से संबंधित जो नैतिक मुद्दे हैं वो इससे संबंधित है। जैसे इसमें अप्लाइड इथिक्स में ये मुद्दे हो सकते हैं कि क्या मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, क्या इन्वायरमेंटल जस्टिस उचित है, इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट ये है कि जैसे कोई कार्य, जैसे अपने मित्र को पीटना, गरीबों की मदद नहीं करना, ठीक है, ये तो अनएथिकल है, मतलब अनैतिक है, लेकिन लॉ के द्वारा इसको निर्बंधित नहीं किया गया, मतलब प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसा इसका मतलब यह हुआ कि कानून यदि किसी कार्य को प्रतिबंधित करता है तो ऐसा नहीं है कि वो अनएथिकल, वो भी अनएथिकल हो जाए। मतलब कानून जिस कार्य को, कानून के अनुसार जो कार्य करना उचित नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो अनैतिक भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कि लॉ जो है, विधि एबॉर्शन, गर्भपात को जो है क्या करता है, निषेध करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि गर्भपात जो है अनएथिकल, यानी कि अनैतिक नहीं है। और दूसरी कंडीशन यह भी आती है कि यदि किसी कार्य को विधि अलाउ करता है, यानी कि कानून के अनुसार वो कार्य करना उचित है, लेकिन वो एथिकल या यानी कि नैतिक नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल है, बहुत सारे देशों में जो कानून है वो फांसी की सजा, यानी कि मृत्युदंड को अलाउ करते हैं, ठीक है। और जो नैतिक दर्शन का सिद्धांत है, नैतिक शास्त्र का सिद्धांत है कि किसी को मत मारो, उसका उल्लंघन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अपवाद भी हैं। जैसे जो कार्य कानून के द्वारा स्वीकार्य है, जरूरी नहीं कि वो एथिकल होंगे या अनएथिकल होंगे, और दूसरा जो कार्य एथिकल हैं, जरूरी नहीं है वो कानून के द्वारा भी स्वीकार्य होंगे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। अब देखिए एक चीज़ और होता है कि जितना ज़्यादा कानून उतना ज़्यादा उसका उल्लंघन भी होता है, ठीक है। जैसे जिस क्षेत्र में कानून का अभाव होता है या जिस क्षेत्र में कानून मजबूत नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है उसका उल्लंघन करते हैं, कानूनों का पालन नहीं करते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो लोग जो है, लोगों का बिहेवियर जो है उस संदर्भ में हार्श हो जाता है, मतलब वो अनैतिक रूप से कार्य करने लगते हैं और कानून के बाहर कार्य करते हैं। फिर एक दूसरा तरीका यह भी है कि जहाँ ज़्यादा कानून होता है वहाँ पर उसका उल्लंघन भी ज़्यादा होता है। दो कंडीशन से, एक पहला जहाँ कानून नहीं है और जहाँ कानून है भी तो वो कमज़ोर है, तो वहाँ कानून का उल्लंघन होगा। फिर दूसरा बात यह भी है कि जहाँ ज़्यादा कानून होगा वहाँ ज़्यादा उल्लंघन भी होगा। तो इसका एग्जाम्पल यह है कि टैक्स को पे करने के लिए और गाड़ी को चलाने से संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा नियम कानून है, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा ट्रैफिक का उल्लंघन किया जाता है, टैक्स चोरी जैसे कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह से अप्लाइड एथिक्स जो है इन सब तरह के इशू को, मुद्दों को डील करने का प्रयास करता है, ठीक है। और इसके अपवाद भी हैं। पहला यही कि जो कार्य कानून के द्वारा स्वीकार्य हैं वो अनएथिकल भी, अनैतिक भी हो सकते हैं। फिर जो कार्य नैतिक है वो कानून के द्वारा अस्वीकार्य भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो एथिक्स और लॉ में अंतर। एथिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल, सिद्धांत और निर्देशक तत्व होते हैं, यानी कि गाइडलाइंस होते हैं, नैतिक सिद्धांत होते हैं। फिर एथिक्स को जो है समाज और संस्कृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एथिक्स जो है अधिकांशतः लिखे हुए नहीं होते, जो समाज में स्वीकार है वही होता है, मतलब इसको कोडिफाई नहीं किया जाता, किसी किताब वगैरह में नहीं लिखा जाता। इसको लागू कैसे किया जाता है, समाज के प्रेशर के द्वारा, ठीक है। किसी की हत्या करना पाप है, ये है, तो इसको समाज लागू करता है। नो फॉर्मल पनिशमेंट, यानी कि यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो कोई फॉर्मल पनिशमेंट नहीं, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इसके लिए 7 साल की सज़ा, इसके लिए फांसी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसको लागू कराने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती जहाँ पर इसको क्वेश्चन किया जा सके, मतलब अगर कोई नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करता है तो इसको लागू कराने के लिए कोई संस्था नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन किया जाए तो उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, हाई कोर्ट है, इस तरह।
तो अब एथिक्स जो है ये समय के साथ चेंज भी होते हैं। जैसे पहले समलैंगिकता को जो है अपराध माना जाता था, अनैतिक माना जाता था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया सेक्शन 377 को। अब ये जो है समाज में मतलब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और समाज में स्वीकार भी है। जैसा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस वगैरह देशों में इसको मान्यता भी मिली हुई है। अब भारत में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया और इसको यहाँ भी धीरे धीरे मान्यता प्राप्त हो रही है। अब देखिए, आज का जो मोरल कोड है वो भविष्य में कानून भी बन सकता है, ठीक है। इस तरह एथिक्स। अब लॉ की बात करें यानी कि कानून, ये जो होता है नियम विनियमों का एक सेट होता है। ये जो है एथिक्स से डिराइव किए जा सकते हैं, एथिक्स से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गंगा जमुना संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, तो कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में सरकार के द्वारा प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 में, 30 में, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में, इस तरह से। फिर ये जो कानून हो को सिस्टमेटिकली लिखा जाता है, जैसे संविधान है, अनुच्छेद 1, 2, 3 इस तरह करके सिस्टमिक रूप में लिखे जाते हैं और इसको सरकार और न्यायपालिका के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। और कानून को यदि तोड़ा जाता है तो इसके लिए पनिशमेंट दी जाती है, सज़ा का प्रावधान भी है, ठीक है। और कानून भी है समय के साथ परिवर्तन होते हैं। जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता कानून में समय समय में अनेक परिवर्तन किए गए। फिर SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है 1988 का, उसमें भी परिवर्तन किए गए। इस तरह कानून में समय समय पर समाज की में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। कभी कभी किसी कानून को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाता है कि वो मोरल कोड यानी कि एथिक्स के अनुसार रेगुलेट किए जा सके, ठीक है। यहाँ तक आज हमने एथिक्स का बेसिक देखा। अब अगले सेक्शन में देखेंगे कि एथिक्स को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, एथिक्स के निर्धारक तत्व क्या हैं, और अन्य टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।